अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। हम जो नॉवल कवर करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, दैट इज़ लोलिता, जिसको लिखने वाले हैं व्लादिमीर नबोकोव। हमारे राइटर कौन थे, इनकी बायोग्राफी, इनका राइटिंग स्टाइल, इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स, इम्पोर्टेंट थीम्स और जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे राइटर से रेलेवेंट, उन सबको हम लोग सेपरेट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उस लिंक के थ्रू आप लोग राइटर को सुन लीजिएगा। राइटर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग राइटर को डिस्कस नहीं करने वाले। हमारा फोकस होगा नॉवल के ऊपर। हम लोग नॉवल को क्रिटिकली डिस्कस करेंगे। इसकी टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है, इसके की इफेक्ट्स क्या हैं, इसके इम्पॉर्टेंट थीम्स कौन से हैं, एंड जो नॉवल की क्रिटिकल समरी है उसको हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ये एक कंट्रोवर्शियल नॉवल है। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस नॉवल की जो एक्सप्लेनेशन है उसको जितना स्कैन कर सकूं उतना स्कैन करके आपको एक्सप्लेन कर दूं। और इसके अलावा जो नॉवल की स्टोरी है बेसिकली चाइल्ड रेप के ऊपर बेस कर रही है। इवन कि जो इसका टाइटल है लोलिता, आप गूगल पे इसका मीनिंग सर्च करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि ऐसी गर्ल हु इज सेडक्टिव वन नोन एज लोलिता, ठीक है, वो गर्ल जो कि अडल्ट होने से पहले ही सेडक्शन की फेज से गुजरती है। और बुक के अंदर जो हमारा नरेटर है उसने इस टाइटल के लिए, इस लोलिता नेम के लिए वर्ड यूज़ किया है, द नेम लोलिता इज एवरीथिंग। हम्बर्ट कहता है इट इंडिकेट्स दैट इट्स पोइट्री, रिलीजियस इनकेंटेशन एंड एन एरोटिक ग्रेटिफिकेशन। वो कहता है लोलिता जो है वो पोइट्री भी है, वो एक रिलीजियस इनकेंटेशन भी है, एक एरोटिक ग्रेटिफिकेशन भी है। और फर्दरमोर जो नरेटर है, जो राइटर है, हमें बताता है ये जो स्टोरी है, मतलब जो हमारा राइटर है वो बता रहा है स्टोरी बेस कर है रियलिटी के ऊपर। जो इसमें इंसिडेंट्स बताए हैं दे ऑल आर रियलिटी बेस्ड। कुछ कुछ फिक्शन का यूज़ किया गया है लेकिन मोस्टली जो स्टोरी का पार्ट है वो कंसिस्ट कर रहा है रियलिटी के ऊपर। इसमें जो करेक्टर्स हैं दे ऑल आर रियल लेकिन उनके नेम चेंज कर दिए गए हैं एक्सेप्ट लोलिता। लोलिता के नाम के अलावा बाकी जो करेक्टर्स के नेम है वो चेंज किए गए हुए हैं। और उनके नेम चेंज करने का पर्पस क्या है, ताकि जो उनकी आइडेंटिटी है वो लोगों के सामने रिवील ना हो, उनकी आइडेंटिटी, उनकी प्राइवेसी को मेंटेन रखा जाए। और बेसिकली जो टाइटल है लोलिता, इस नेम के ऊपर हमारे पास एक फ्रेज है लोलिता कॉम्प्लेक्स। जैसे कि एडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल वैसे ही लोलिता कॉम्प्लेक्स, जिसका मतलब होता है फैसिनेशन या अट्रैक्शन होना टूवर्ड्स अंडर एज गर्ल्स, मतलब वो गर्ल जो कि पुबर्टी की एज को नहीं पहुंची होती। तो आपको टाइटल की सिग्निफिकेंस समझ आ गई होगी कि राइटर ने क्यों लोलिता वर्ड यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ राइटिंग हर रियल नेम। उसका रियल नेम लिखने की बजाय, जिसको उसका रियल नेम है डोलरस, लेकिन उसको डोलरस की बजाय लोलिता कहा जाता था। और क्यों राइटर ने टाइटल लोलिता लिखा उसके डोलरस नेम की बजाय, तो आपको समझ लग चुकी होगी। क्योंकि टाइटल जो है इज़ लाइक अ साइन बोर्ड, तो यहाँ पर टाइटल एक्ट भी साइन बोर्ड की तरह कर रहा है, जो कि उसने स्टोरी में बताना है वो टाइटल में उसने बता दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइटल सिग्निफिकेंस। अब हम बात करते हैं इस नॉवल के की इफेक्ट्स की। जो फुल टाइटल नॉवल का वो है लोलिता। लिखा कब किया, 1952 से 1955 के ड्यूरेशन के दौरान। वेयर, ठीक है, किस जगह पे लिखा गया, इठाका पे, न्यूयॉर्क के अंदर, और रोड ट्रिप्स अक्रॉस द यूएस। ये प्लेस भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि राइटर ने बेसिकली जो नॉवल है उस नॉवल के अंदर भी सेवरल रोड ट्रिप्स दिखाए हैं। डिफरेंट ट्रैवलिंग्स देखेंगे हम लोग इस नॉवल के अंदर। पब्लिश कब हुआ था, 1955 में इन पेरिस और 1958 में इन द यूएस। उसके बाद लिटरेरी पीरियड कौन सा है, पोस्ट मॉडर्निज्म का इसके अंदर चल रहा लिटरेरी पीरियड। इसमें हम देखेंगे हम लोगों को जैज़ एज के भी एलिमेंट नज़र आएंगे, म्यूज़िक नज़र आएगा, पार्टीज़ नज़र आएंगी, डांस नज़र आएगा, अल्कोहल नज़र आएगा। डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर हम लोग ट्रैवलिंग देखेंगे। एनी हाउ जनरा कौन सा है इसका, पोस्ट मॉडर्न नॉवल। रॉड नैरेटिव, जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट रोड्स के बारे में देखेंगे कि जो स्टोरी है कभी किसी जगह जा रही है, कभी किसी जगह जा रही है, कभी कोई रोड है तो कभी कोई रोड है। तो बेसिकली दिस इज़ अ रॉड नैरेटिव। एक अमेरिकन नॉवल है, एक इमिग्रेंट नॉवल है, एक मेटाफिक्शन है। मेटाफिक्शन मीन्स ऐसा फिक्शन जो कि रीडर को अगेन एंड अगेन ये चीज़ याद करवाए दैट दे आर द रीडर, ठीक है, कि वो ये नॉवल पढ़ रहे हैं, ये एक नॉवल का पार्ट नहीं बन रहे हैं। ये एक सेल्फ कॉन्शियस लिटरेरी वर्क होता है, एक सेल्फ कॉन्शियस लिटरेरी स्टाइल होता है जिसके अंदर नरेटर और करेक्टर्स दे ऑल आर अवेयर दैट दे आर द पार्ट ऑफ अ वर्क ऑफ अ फिक्शन, ठीक है। सेटिंग हम लोग इसके अंदर मल्टीपल प्लेसेस की देखेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, ये सेटिंग है इनकी।
एंटागोनिस्ट इसके अंदर क्लियर क्विलिटी का कैरेक्टर होगा, जो कि इसके अंदर एक डिस्ट्रॉयर का रोल अदा करेगा, और एट द एंड ऑफ द नॉवल इसकी डेथ भी हो जाएगी। कैसे होगी वो हम नॉवल के एंड पे ही देखेंगे। और एक क्लियर क्विलिटी ही होगा जिसको लोलिता नाम की जो लड़की है वो पसंद करती है। शी फॉल्स इन लव विद हिम, उसको इससे मोहब्बत हो जाती है। पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर फर्स्ट पर्सन रेट्रोस्पेक्टिव है। राइटर ने फर्स्ट पर्सन रेट्रोस्पेक्टिव क्यों किया यूज इसके अंदर? बिकॉज राइटर चाहता था कि जो रीडर है वो इवेंट्स को लेके, जो स्टोरी के अंदर इवेंट्स हो रहे हैं, जो हैपनिंग हो रही, उनको लेके अपनी भी इंटरप्रिटेशन को, सबकी भी इंटरप्रिटेशन लाजमी दे। और जब रीडर ये वर्क पढ़ रहा होता है तो उसको फील हो रहा था कि अब हम्बर्ट उनको क्या बताने जा रहा है, अब हम्बर्ट उनको क्या बताएगा फर्दर। ठीक है, तो इस तरह रीडर जो क्वेश्चनिंग करता है अपने माइंड के साथ और आगे फर्दर रीडिंग करता है। और राइटर ने लिटरेरी स्किल्स ऐसी यूज़ की हैं, वर्डिंग जो है वो ऐसे यूज़ की है कि जो रीडर है वो ऑटोमेटिकली इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है कि हम्बर्ट जो है वो एक अनट्रस्टवर्दी पर्सन है, एक अनट्रस्टवर्दी नरेटर है। ठीक है, दैट इज़ वाई राइटर ने फर्स्ट पर्सन रेट्रोस्पेक्टिव जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको यूज़ किया इस राइटिंग के अंदर, और फर्स्ट पर्सन नरेशन को यूज़ किया राइटर ने इस राइटिंग के अंदर। तो ये तो हो गए सारे की फैक्ट्स। अब हम देख लेते हैं इस नॉवल के थीम्स। नंबर 1 है पर्सिवर्सिटी, ऑब्सेशन एंड आर्ट। पर्वर्सिटी कहते हैं कि ऐसा कोई काम करना या ऐसी कोई डिज़ायर रखना जो कि मोरली एक्सेप्टेबल नहीं है, एक ऑकवर्ड बिहेवियर। एंड देन हमारे पास सबरबिया एंड अमेरिकन कंज्यूमर कल्चर, उसके बाद है एग्जाइल, होमलेसनेस एंड रॉड नैरेटिव्स, फिर है लाइफ एंड लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद है वुमेन, इनोसेंस एंड मेल फैंटेसी, उसके बाद है पैटर्न्स, मेमोरी एंड फेट, फिर है द पावर ऑफ लैंग्वेज, फिर है द इनएडुकेसी ऑफ साइकेट्री। ये थीम्स हैं इस नॉवल के अंदर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट थीम की बात करें तो डोमिनेंट वन है। कैसे? हम देखेंगे इसमें एक करेक्टर है हम्बर्ट का। वो बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखता है किसकी? प्रोस्टिट्यूट्स की। प्रोस्टिट्यूट्स कौन सी? वो जो कि टीन एज के अंदर हो, जो कि 11 to 13 एज के ड्यूरेशन के अंदर हो, वैसी एज की गर्ल्स इसको बड़ी पसंद है। और उन लिटिल गर्ल्स के लिए हम्बर्ट ने वर्ड यूज़ किया निम्फिड का। एनी हाउ, फर्स्ट थीम के अलावा थर्ड थीम की बात की जाए, एक्साइल, होमलेसनेस एंड रॉड नैरेटिव, हम देखेंगे इस नॉवल के अंदर इतना ज़्यादा एक्साइल दिखाया गया है, होमलेसनेस दिखाया गया है, रॉड नैरेटिव्स दिखाया गया है। क्यों? हम्बर्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहा है, एंड देन फाइनली सेटल होता है एक जगह पे जाके। सेटल होने के बाद फिर वहाँ से अगेन मूव कर रहा है। फिर उसने अपने साथ लोलिता को भी ले लिया। लोलिता को लेने के बाद अगेन एंड अगेन कभी किसी रोड पे जाई जा रहा है, और एट द एंड फिर एक जगह पे स्टेबल हो गया। फिर स्टेबल होने के बाद क्या हुआ? लोलिता गुम हो गई। लोलिता को गुम होने के बाद वो उसको ढूंढने लग पड़ा। फिर एक जगह से दूसरी जगह जाई जा रहा है। तो मतलब क्या है? रॉड नैरेटिव्स दिखाया गया इसके अंदर, होमलेसनेस दिखाया गया हुआ है, एग्जाइल दिखाया गया हुआ है। एंड इसके बाद अगर विमेन, इनोसेंस एंड मेल फैंटेसी की बात की जाए तो ये थीम लिंक्ड है फर्स्ट वाले से। ठीक है, कि मेल जो है वो क्या फैंटेसी रखता है अपने माइंड के अंदर विमेन को लेके, और किस तरह से जो विमेन है उनकी इनोसेंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है, या फिर जो किस तरह से विमेन है वो एक्सप्लॉइट करती है मेल को, वो करती हैं फ्लर्ट मेल के साथ, और जो गर्ल्स हैं किस तरह से उनकी इनोसेंस डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, ये सारा कुछ इस नॉवल के अंदर हम देखने वाले हैं। पैटर्न, मेमोरी एंड फेट अगेन इंपॉर्टेंट थीम है। पावर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो यूज़ किया राइटर ने, कॉम्प्लेक्स इसके अंदर वर्ड्स हैं। ठीक है, वो वर्ड के साथ खेल रहे हैं राइटर, और लैंग्वेज का जो यूज़ किया दैट इज़ वेरी रिमार्केबल। तो इनके लैंग्वेज के यूज़ की बेस पे जो इम्पॉर्टेंट थीम है अगेन वो पावर ऑफ लैंग्वेज भी है। ये अपनी राइटिंग के अंदर मेटाफर्स को भी यूज़ करते हैं, डेयरिंग मेटाफर्स को यूज़ करते हैं, क्लेवर वर्ड प्ले ऐसा यूज़ करते हैं, इनके कॉम्प्लेक्स प्लॉट हैं। एनी हाउ, दीज वर सम थीम्स, ये कुछ थीम्स थे। अब हम जो स्टोरी की समरी है उसको शुरू करने लगे हैं। हम्बर्ट, मैं इसके बारे में बताने से पहले आपको थोड़ा सा बुक के अंदर जो एक फॉरवर्ड का पेज है, उस फॉरवर्ड के अंदर क्या लिखा है थोड़ी सी आपको नरेशन करके बता दूं। फॉरवर्ड के अंदर बताया गया है, ये जो बुक है इस बुक का नाम लोलिता और द कन्फेशन ऑफ अ वाइट विडोड मेल। ठीक है, ये बुक का नाम बताया गया है, मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्म में बताया गया है। कहते हैं जो लिखा था, ये लिखा गया था एक फिक्शनल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि वो साइकोलॉजिस्ट रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट करते, एक इमेजिन साइकोलॉजिस्ट बताया गया है। फिक्शनल साइकोलॉजिस्ट का नाम है जॉन रे JR, जो कि एक PhD स्कॉलर थे। ये ब्रेन के जो अब नॉर्मल पार्ट्स थे ना उनका स्पेशलिस्ट था। कौन? जॉन रे JR। और फर्दर जो फॉरवर्ड है उसमें बताया गया है कि इसको एक क्रिमिनल केस भेजा गया है।
मतलब एक क्रिमिनल था जो कि मेंटली तौर पे लाइक अपसेट था, अबनॉर्मल था। उसने अपने हाथ से लिखी हुई एक मैन्यूस्क्रिप्ट इसको भेजी, और जिस क्रिमिनल ने इसको मैन्यूस्क्रिप्ट भेजी थी उस क्रिमिनल की 16 नवंबर 1952 को डेथ हो गई थी। वो जो क्रिमिनल था वो एक जेल के अंदर बंद था, और अपने मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने के बाद जब उसने इसको भेजा, उसकी उस जेल के अंदर उस ट्रायल के ड्यूरेशन में ही डेथ हो गई थी, और उस क्रिमिनल का नाम था हम्बर्ट हम्बर्ट। फिर फर्दर जो जॉन रे है वो हम लोग को बताता है कि ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर मीन्स जो मैन्यूस्क्रिप्ट था, उस मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर कुछ कैरेक्टर्स के नेम जो थे वो तो हम्बर्ट हम्बर्ट ने चेंज किए थे, और कुछ जो थे इसने खुद भी चेंज कर दिए थे, सिवाय एक नेम के। वो किसका नाम था? लोलिता का, जो कि इम्पोर्टेंट है स्टोरी के लिए। इसके अलावा जो जॉन रे है वो फर्दर कहता है कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ना, इसके बारे में बहुत से इवेंट्स ऐसे नरेट किए गए हैं जो कि सेक्सुअल काइंड ऑफ हैं, लेकिन ऐसे ही एक बुक यूलिसिस भी लिखी गई थी जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिमार्क्स दिए गए थे, लेकिन वो लिखी आर्टिस्टिक पर्पस के लिए गई थी, नॉट पोर्नोग्राफी। सेम के इज़ द केस विद दिस बुक कि ये भी पोर्नोग्राफी के लिए नहीं लिखी गई। और फर्दर जो रे है वो इस बुक के बारे में कहता है कि जो ट्रू वर्क्स ऑफ आर्ट है रिडीम एनी काइंड ऑफ कंटेंट, कि जो आर्ट का सही वर्क होता है वो किसी भी किस्म का कंटेंट कंटेन करता है। इसके अलावा इसने बताया कि जो जो इसके अंदर वर्डिंग, लैंग्वेज, सीन्स पोर्ट्रे किए गए हैं वही कुछ जो है वो मेन स्ट्रीम है अमेरिका के अंदर, अमेरिकन कल्चर के अंदर, और अमेरिकन कल्चर इज ऑलरेडी फिल्ड विद दिस काइंड ऑफ मटेरियल। और फर्दरमोर जो रे है वो अपने इस टेक्स्ट के बारे में कहते हुए 3 आर्ग्यूमेंट्स देता है। कहता है ये जो बुक है ना, ये 3 कैपेसिटीज़ अपने अंदर कंटेन करती है। 3 कैपेसिटीज़ की बेस पे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 एज अ केस हिस्ट्री, क्योंकि इसके पास एक केस हिस्ट्री के तौर पे आई थी। नंबर 2 अ लिटरेरी वर्क, कहते हैं जो बुक एक लिटरेरी वर्क भी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहता है एज एन एथिकल गाइड फॉर पेरेंट्स हु शुड बी मोर विजिलेंट इन केयरिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। ठीक है, जो अपने बच्चों के बारे में, उनकी केयरिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, उनके लिए एथिकल गाइड के तौर भी एक्ट कर रही है। ठीक है, ये 3 बातें कहता है जॉन रे अपने फॉरवर्ड के अंदर। मतलब जो हमारा राइटर है, हमारा नॉवलिस्ट है व्लादिमीर ने ये बुक लिखी, और उसने जब ये बुक लिखी तो बुक के अंदर उसने एक फॉरवर्ड का पोर्शन ऐड किया। उस फॉरवर्ड के पोर्शन के अंदर बताया गया कि जॉन रे एक पीएचडी साइकोलॉजिस्ट है, उसके पास एक मैन्यूस्क्रिप्ट आई है, और मैन्यूस्क्रिप्ट भेजने वाला हम्बर्ट नेम का पर्सन है, और हम्बर्ट ने जो जो उसकी लाइफ के अंदर उसके साथ हुआ वो सारा कुछ उस मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर लिखा है। और जब हम्बर्ट वो सब कुछ लिख रहा था तो उसने लिखते हुए कुछ कैरेक्टर्स के नेम चेंज कर दिए, और कुछ कैरेक्टर्स के नेम हमारे इस साइकोलॉजिस्ट ने चेंज कर दिए थे, और सिर्फ एक नेम चेंज नहीं किया था, वो लोलिता का था। उसके अलावा उसी फॉरवर्ड के अंदर जो हमारा साइकोलॉजिस्ट है मींस जॉन रे, वो फर्दर इस वर्क को डिफेंड कर रहा है, और डिफेंड करते हुए उसने 3 पॉइंट्स की बात की कि एक एथिकल गाइड है, इसके अलावा ये एक केस हिस्ट्री है, और एक लिटरेरी वर्क है। और उसने वहाँ पे यूलिसिस का भी रेफरेंस कोट किया कि यूलिसिस के बारे में भी बड़े स्कैंडल्स बनाए गए थे, लेकिन वो एक लिटरेरी वर्क था। वैसे ये भी एक लिटरेरी वर्क है, और एक अच्छा लिटरेरी वर्क वो होता है जो, और वो होता है जिसके अंदर जो भी बात हो वो की जाए। ये हमारा यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट है, जो कि अब राइटर बना हुआ है इस बुक का, वो इस बातों को नरेट कर रहा है। तो आपको ये बात क्लियर हुई कि अभी हमने क्या देखा कि एक फिक्शनल साइकोलॉजिस्ट था, जॉन रे नाम था, उसने पीएचडी की हुई थी, और वो हम लोगों को नोवेल इंट्रोड्यूस करवा रहा है। क्या कहता है? ये जो नोवेल है ये एक केस स्टडी है इन अबनॉर्मल साइकोलॉजी। वो एक्सप्लेन करता है फर्दर कि लिखने वाला कौन है, एक मर्डरर जिसका नाम है हम्बर्ट। और उसने क्या किया, उसने बेसिकली एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिख के भेजी थी। ये पॉइंट आप माइंड में क्लियर रखिएगा कि नरेशन कौन कर रहा है फर्दर स्टोरी की, और इस स्टोरी को लिखने वाला कौन है। एक्चुअली में स्टोरी लिखने वाला हम्बर्ट है, और उसने वो स्टोरी लिख के जॉन रे को दी, और जॉन रे ने फर्दर उस स्टोरी को हमारे सामने प्रेजेंट किया। हम्बर्ट ने उसको मैन्यूस्क्रिप्ट दिया था, और उस मैन्यूस्क्रिप्ट की बुक की फॉर्म में लेकर कौन आया? जॉन रे, जो कि एक पीएचडी साइकोलॉजिस्ट है। और स्टोरी में ही बताया गया हम लोगों को कि 1952 का टाइम पीरियड था जिसके अंदर हम्बर्ट की भी डेथ हो गई। उसकी डेथ कैसे हुई? ड्यूरिंग ट्रायल। ठीक है, एक ट्रायल के दौरान उसको हार्ट अटैक हुआ था, उसकी बेस पे उसकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद लोलिता
जो थी उसकी भी डेथ होगी। उसकी कैसे डेथ हुई थी? क्रिसमस डे के अंदर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो जो दोनों थी, दोनों की डेथ सेम ईयर में हुई थी, 1952 में। और जो डेट फॉरवर्ड के ऊपर मेंशन्ड है वो है 5 अगस्त 1955, यानी कि अब ये जो साइकोलॉजिस्ट है हमारे पास जो नरेशन लेके आ रहा है वो 5 अगस्त 1955 में लेके आ रहा है। ठीक है, अब हमारी स्टोरी होती है शुरू। फॉरवर्ड के बाद स्टोरी शुरू हो रही है। अब स्टोरी में नरेशन किसकी होगी? हम्बर्ट की होगी। हम्बर्ट अपनी सारी बातें हमें बताएगा, जो जो उसके साथ हुआ, जो जो उसने किया। हम्बर्ट जब अपनी स्टोरी शुरू करता है तो अपनी स्टोरी के अंदर एक ही नेम अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा है, लोलिता। लोलिता लोलिता कौन थी? लोलिता वो लड़की थी जिससे वो बचपन में प्यार करता था। और बचपन किसका? बेसिकली लोलिता का बचपन। हम्बर्ट की आइडेंटिटी की बात की जाए तो ये 1910 में पैदा हुआ था। ये इंग्लिश विमेन का बेटा था। जो इनके प्रेडिसेसर्स थे वो स्विस भी थे, फ्रेंच भी थे और ऑस्ट्रेलियन भी थे। और इसकी खुद की बर्थ 1910 में पेरिस के अंदर हुई थी। और मोस्टली जो इसका चाइल्डहुड था वो होटल मिराना में गुजरा था। होटल मिराना जो है वो फ्रेंच रिवीनिया में था, और इट्स फ्रेंच रिविरा यहाँ पे था। और ये एक रिजॉर्ट था जो कि हम्बर्ट के फादर का ही था। और जब मैं 3 साल का था, कौन मैं? मतलब हम्बर्ट कहता है कि जब मैं 3 साल का था तो जब मैं उस ड्यूरेशन में ही मेरी मदर की डेथ हो गई थी। लेकिन मेरी मदर के डेथ के बाद मुझे कभी भी अपनी मदर की कमी महसूस नहीं हुई थी। रीज़न क्या था इसका? वो रीज़न था रिजॉर्ट। ठीक है, जो फादर का रिजॉर्ट था वो बेसिकली हम्बर्ट के लिए एक प्राइवेट यूनिवर्स था। क्यों? अब वहाँ पे जितने भी वर्कर्स थे, जो भी फीमेल वर्कर्स थी या जो स्टाफ था, वो सब के सब, जो टूरिस्ट भी वहाँ पे आते थे, सब के सब हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उसका काफ़ी ख्याल रखा करते थे। कहते उसी होटल के अंदर एक आंट थी। उस आंट का मेरे फादर के साथ अफेयर चल रहा था, और ये मैंने अपनी छोटी सी एज में ही नोट कर लिया था। और कहते मदर की डेथ के बाद ये जो आंट थी उन्होंने ही हम्बर्ट की अपब्रिंगिंग की थी, उनका ख्याल रखा था। और कहते मैं सब कुछ फादर एंड आंट का रिलेशनशिप देखते हुए जब मैं बड़ा होता गया, 13 ईयर्स का था, तो उस ड्यूरेशन पे एक अब नॉर्मल काइंड ऑफ इंस्टिंक्टिव फीलिंग मेरी उठने लग पड़ी। ठीक है, और मैं जो था वो इंस्टिंक्ट के बारे में, लस्ट के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा क्रेज रखने लग पड़ा, जानने की कोशिश करने लग पड़ा ये क्या है, क्या चीज़ नहीं है। कहता फिर डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू मेरी इसके अबाउट नॉलेज बढ़ी, और फिर उसके बाद मुझे एक लड़की पसंद आ गई। उस लड़की का नाम था एनाबेल से इसकी मुलाकात हुई थी होटल मिराना में, जो कि फ्रेंच रिविरा में है, मींस जो उसके फादर का रिजॉर्ट है वहाँ पर। एनाबेल की फैमिली और हम्बर्ट की फैमिली, ये सब क्या थे? ये फैमिली फ्रेंड्स थे। काफ़ी अच्छी दोस्ती थी इन दोनों फैमिलीज़ की आपस में। एनाबेल को भी हम्बर्ट पसंद आ गया और हम्बर्ट को भी एनाबेल पसंद आ गई। दोनों को एक दूसरे से काफ़ी मोहब्बत हो गई, और ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, और ऐसे कि कोई इन्हें देख ना ले। तो हम्बर्ट और एनाबेल टाइम स्पेंड करने के लिए बीच पे गए। वहाँ पे 2 ओल्ड मैन थे स्विमर्स, उन्होंने इनको पकड़ लिया था। और फिर उन 2 ओल्ड मैन ने, उन स्विमर्स ने आके सारी बात इनकी फैमिलीज़ को बता दी थी। और जब उनकी फैमिलीज़ को पता लगा तो इस बेस पे एनाबेल को सेपरेट कर दिया गया हम्बर्ट से। और 4 मंथ्स तक हम्बर्ट ने एनाबेल को नहीं देखा था। और फिर जो एनाबेल थी उसको टाइफाइड था, और फिर उसको न्यूज़ मिली हम्बर्ट को कि ड्यू टू टाइफाइड जो एनाबेल थी उसकी डेथ हो गई। और एनाबेल की डेथ ने हम्बर्ट को साइकोलॉजिकली काफ़ी डिस्टर्ब किया। अब हम्बर्ट एक यंग अडल्ट है और वो पेरिस चला जाता है। वहाँ पे लंदन में वो अपनी लिटरेरी एजुकेशन कंप्लीट करता है, और जर्नल के अंदर आर्टिकल्स जो वो पब्लिशिंग करना शुरू कर देता है। अच्छा, पब्लिशिंग का काम कर रहा है ना। अब इसके बाद आगे स्टोरी करने के लिए 2 टर्म्स है, आपने इनको समझना है। एक है पीडोफिलिया। पीडोफिलिया कहती है सेक्सुअल डिज़ायर टुवर्ड चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ जो होती हैं अटेंशंस वगैरह, नेगेटिव काइंड ऑफ, उसको कहते हैं पीडोफिलिया। और एक है निम्फिट। ये टर्म हम्बर्ट ने यूज़ की है। किसके लिए यूज़ की है? लिटिल गर्ल्स के लिए यूज़ की है जिनको ये सेक्सुअली अट्रैक्टिव फाइंड करता है। तो हम्बर्ट है ना, वो बेसिकली एक पीडियोफाइल है। ठीक है, एक वो पर्सन जो कि छोटी छोटी उम्र की लड़कियों को पसंद करता है, उनकी तरफ अट्रैक्टिवनेस फील करता है, और उन लड़कियों के लिए ये निम्फिट का वर्ड यूज़ करता है। अब इसकी यंग गर्ल्स को लेकर जो फीलिंग्स होती हैं उनको ये रिप्रेस करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब भी इसको मौका मिलता था उन यंग गर्ल्स के करीब जाने का तो ये जाता था। इवन के अपनी इस इरोटिक फीलिंग्स को, अपनी इरोटिक अर्ज को कंट्रोल करने के लिए प्रोस्टिट्यूट के पास भी जाया करता था।
तब भी सेटिस्फाई नहीं फील करता था। इसकी लास्ट थी निम्फिड्स को फाइंड आउट करने की। एक प्रोस्टिट्यूट जिसका नाम था मोनिक, जो कि बिल्कुल वैसी थी जैसी लड़की ये चाहता था। और एनी हाउ इसके बाद ये थ्रू आउट द यूरोप थ्रू आउट द पेरिस के अंडरवर्ल्ड के अंदर गर्ल प्रोस्टिट्यूट को फाइंड आउट करने की कोशिश करता रहा। गर्ल कौन सी? लिटिल गर्ल। तो एनी हाउ वो जो यंग गर्ल्स मतलब 11 to 14 के राउंड अबाउट आती थी वो गर्ल्स, उनको ढूंढ ढूंढ के थक गया और अपने डिज़ायर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। तो हम्बर्ट ने क्या फ़ैसला किया कि ही विल गेट मैरी, वो शादी कर लेगा। कहता मैं शादी कर लूँगा तो जो मेरे डिज़ायर्स हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगी। तो एनी हाउ 1935 में ये शादी कर लेता है। शादी किससे करता है? अपने डॉक्टर की बेटी से। वो डॉक्टर जिसके पास से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए जा रहा होता है, उसकी एक बेटी होती है, वलेरिया नाम उसका होता है। ये उससे 1935 में शादी कर लेता है। अब इनकी शादी का कुछ अरसा तो पीसफुली गुजर जाता है, राउंड अबाउट 4 years, ठीक है। 4 साल अच्छे से गुजर जाते हैं। लेकिन 4 साल बाद क्या होता है? जो वलेरिया है वो अगली लुक दिखने लग पड़ती है। अगली लुक मीन्स कि अब वो यंग गर्ल नहीं रहती, एक छोटी लड़की नहीं रहती, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती है और बड़ी जैसे जैसे बड़ी हो रही होती है वैसे वैसे उसकी अट्रैक्शन जो है ना हम्बर्ट की, उसके टूवर्ड्स कम हो जाती है। अब 4 साल बाद जो वलेरिया है वो बताती है कि वो एक रशियन टैक्सी ड्राइवर को पसंद करती है। एज की करेक्शन कर लीजिएगा, 1935 है, मैंने गलती से 1953 कोट कर दिया था, ठीक है। 1935 की ड्यूरेशन में इसकी शादी हुई थी वलेरिया से। तो 1938 में शादी होने के बाद 5 में शादी होने के बाद 1938 के अंदर अट्रैक्शन कम होने लग पड़ी और 1939 में सेपरेशन हो गई थी। जब वलेरिया ने बताया हम्बर्ट को कि वो एक रशियन टैक्सी ड्राइवर को पसंद करती है। एंड या हम्बर्ट को पहले तो गुस्सा आता है, लेकिन बाद में अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और सोचता है इसमें तो इसी का ही फ़ायदा है। और वो वलेरिया को मोविच नेम का पर्सन जो कि एक रशियन टैक्सी ड्राइवर था उसके पास भेज देता है। तो वलेरिया लिव्स हिम फॉर अ रशियन टैक्सी ड्राइवर नेम्ड मैक्सिमोविच। अब वलेरिया की टैक्सी ड्राइवर के साथ शादी होने के बाद जो हम्बर्ट उसको न्यूज़ मिलती है कि यूएस में जो उसके अंकल है उनकी डेथ हो गई है, वो कुछ पैसा छोड़ के गए हैं और वो जाके अब हम्बर्ट लेना है। तो हम्बर्ट जो है उस पैसे को लेने के लिए और उनके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाने के लिए चला जाता है यूएस। और फिर उसके बाद हम्बर्ट इमिग्रेट करता है न्यूयॉर्क की तरफ, जहाँ पे ये एक यूनिवर्सिटी के लिए काम करना शुरू कर देता है। ये उस यूनिवर्सिटी के अंदर फ्रेंच लिटरेचर के ऊपर बुक लिखना शुरू कर देता है। इसकी जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होने की बेस पे इसको काफ़ी सालों तक सैनिटोरियम्स के अंदर रखा। और कहते जिस ड्यूरेशन में सैनिटोरियम के अंदर था वो ड्यूरेशन के लिए काफ़ी पेनफुल था, मतलब वो वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, वो वहाँ से निकलना चाहता था। एनी हाउ 1947 में ये सैनिटोरियम से रिलीज़ हो गया था। 1947 में सैनिटोरियम से रिलीज़ होने के बाद हम्बर्ट न्यू इंग्लैंड चला गया। वहाँ पे उसने रैम्सडेल नेम की प्लेस के अंदर, रैम्सडेल नेम के टाउन के अंदर एक फैमिली में कोच थी, उनके साथ रहने के लिए अपना एक स्मॉल हाउस मतलब रेंट पे रहने के लिए एक जगह अरेंज की थी कि जो मेरी कोच फैमिली है इनके साथ उनके घर पे रहेगा। अब ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करता है ये जान के जो मिक्कोज है उनकी एक छोटी बेटी भी है। जब ये मिस्टर मिक्कू के घर पे पहुंचता है तो मिस्टर मिक्कू उनको इन्फॉर्म करते हैं कि उनका घर जो है वो तो चल चुका है, अब वहाँ पे रहने की जगह नहीं है। और वो मिस्टर हम्बर्ट को फर्दर रेफ़र करते हैं कि आप हेजिस की तरफ स्टे कर लें, ठीक है। हेजिस फैमिली में 2 लोग रहते हैं, एक मदर और उनकी बेटी। जगह कौन सी है? 342 लॉन एवेन्यू, ये प्लेस का नेम है। एनी हाउ जो हम्बर्ट है वो हेजिस के घर जाता है। वहाँ पे चार्लोट हेज होती हैं जो कि हम्बर्ट को अपना घर दिखाती हैं। जब हम्बर्ट उनके घर का विज़िट कर रहा होता है तो उस ड्यूरेशन में वो बड़ा ज़्यादा अनइम्प्रेस फील करता है। वो जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता, उसको स्मेल आ रही होती है, अनप्लेजेंट इंप्रेशन पड़ता है इसके ऊपर। और इसी के साथ साथ जिस ड्यूरेशन में चार्लोट हेज हम्बर्ट को जब घर का विजिट करा रही होती हैं और वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती हैं, जो चीज़ अगेन हम्बर्ट को इरिटेट कर रही होती है ना। यहाँ पे आयरनी कि हम्बर्ट खुद यंग एज 11 to 14 एज की जो गर्ल्स हैं उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे जब चार्लोट हेज हम्बर्ट के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हैं तो ये उनके करैक्टर को करप्ट करके समझता है, उनको इमोरल समझता है और कहता है क्या गलत हरकतें कर रही है, ये सब कुछ समझता है।
एनी हाउ ये घर को देखने के बाद डिसाइड ये करता है कि ये इस घर की ऑफ़र नहीं लेगा, मतलब यहाँ पे स्टे नहीं करेगा। और उसी ड्यूरेशन में इसको डोलरस नेम की एक लड़की नज़र आती है, डोलरस जिसका नाम है लोलिता, जो कि 12 इयर्स की होती है। जब ये डोलरस को देखता है तो इसको इसकी जो चाइल्डहुड लव एनाबेल थी वो याद आ जाती है, और डॉलर्स को देख के बहुत खुश हो जाता है, और देखते साथ ही ये जो चार्लोट हेज़ हैं उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है और उनके साथ रहना शुरू कर देता है। और जिस टाइम ये इसने लोलिता को देखा तो उस ड्यूरेशन में इसकी एक आदत थी, वो हैबिट क्या थी, डायरी राइटिंग की। वो अपनी हर फीलिंग्स को अपनी डायरी के अंदर लिखा करता था। और इसने जब लोलिता को देखा, उसको देख के जो इसको फील हुआ, जो इसने उसको लेके फैंटेसी अपने माइंड के अंदर क्रिएट की, वो सब कुछ उसने अपनी डायरी के अंदर लिखना शुरू कर दी। और ये कोशिश करता था कि उसको जितनी टफ़ लैंग्वेज हो सके उस टफ़ लैंग्वेज के अंदर लिखे, ताकि हम्बर्ट के अलावा कोई और भी उसकी डायरी को ना पढ़ सके। ठीक है, यहाँ पे आ रही है पावर ऑफ लैंग्वेज का थीम भी। तो एनी हाउ हम्बर्ट बताता है फर्दर कि मैं उस घर में लोलिता की वजह से रहने लग पड़ा, और उसके अलावा जब भी लोलिता को देखता था बड़ा अच्छा महसूस करता था। और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उस टाइम पे होती थी जब लोलिता की मदर मुझे देखती थी लोलिता के साथ, या फिर मुझे और लोलिता को इकट्ठे रहने नहीं देती थी, हम लोग को सेपरेट कर देती थी। और लोलिता को मुझसे दूर इसलिए भेजती ताकि जो लोलिता की मदर है चार्लोट, वो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। और ये चीज़ मुझे इरिटेट करती थी, हम्बर्ट कहता है। और एनी हाउ जो चार्लोट है वो हम्बर्ट को बताती है कि लोलिता ने बताया कि आप उसको उसके फेवरेट हॉलीवुड स्टार की तरह दिखते हो। और हम्बर्ट बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है इस चीज़ को लेके कि मैं लोलिता के इतने पास होने के बावजूद भी उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा। तो एनी हाउ कहता, कुछ दिनों बाद जो थी लोलिता की फैमिली ने प्लान किया कि पिकनिक पे जाएंगे, और जिस फैमिली के साथ प्लान किया था उस फैमिली में किसी एक लड़की की तबीयत ख़राब हो गई, तो इनके पिकनिक का प्लान कैंसिल हो गया। उसके अलावा संडे का दिन आया तो लोलिता की मदर ने डिसाइड किया कि वो संडे चर्च में जाएगी। तो जब उन्होंने चर्च के लिए डिसाइड किया तो उस सिचुएशन लोलिता ने कहा था कि वो नहीं जाएगी, लोलिता घर पे रहेगी। और कहता ऑब्वियसली हम्बर्ट भी जाने वाला नहीं था। तो वो टाइम था जिस ड्यूरेशन में लोलिता और हम्बर्ट ये दोनों घर पे अकेले थे। वन डे हम्बर्ट इज़ लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद लोलिता, और उस डे को हम्बर्ट ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझा और लोलिता के साथ वक्त गुजारने की पूरी कोशिश की। और ये दोनों काफ़ी टाइम इकट्ठे स्पेंड करते हैं, सिंगिंग करते हैं, प्लेइंग करते हैं। एनी हाउ इसके लिए वर्ड यूज़ करता है हम्बर्ट, एन्जॉयड अ निम्फिट। ठीक है, उसको फाइनली एक निम्फिट के साथ वक्त गुजारने के लिए टाइम मिल गया था। हम्बर्ट इज़ ओवरजॉयड। तो एनी हाउ इसने पूरी कोशिश की लोलिता के साथ फ्लर्ट करने की, लेकिन लोलिता इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। और वो टाइम मतलब नाइट का टाइम आया, लोलिता अपने वो दोस्तों के साथ मूवी देखने चले गई थी। फिर जो चार्लोट थी उसकी मदर, वो घर पे अकेली थी और हम्बर्ट अकेला था। और इन दोनों ने इकट्ठे डिनर किया। जब ये डिनर कर रहे थे तो हम्बर्ट कहता है चार्लोट ने मेरे साथ फ्लर्ट करने की पूरी कोशिश की थी। तो यहाँ पे ये चार्लोट के कैरेक्टर को करप्ट कह रहा है। एनी हाउ उसके बाद जो है ना चार्लोट कहती है हम्बर्ट को कि मैं सोच रही हूँ कि मैं 3 वीक्स के लिए लोलिता को समर कैंप भेज दूँ। कहता है जब हम्बर्ट कहता है जब मुझे पता लगा कि लोलिता को समर कैंप भेजा जा रहा है फॉर 3 वीक्स, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई, मुझे काफ़ी दुख हुआ। और मैंने उस टाइम पे कहा कि मेरे दांत में दर्द हो रही है, और ये कह के मैं सोने का बहाना करके चला गया। फिर हम्बर्ट कहता है मुझे पता लगा कि लोलिता भी समर कैंप पे नहीं जाना चाहती, लेकिन उसकी मदर उसको भेजना चाहती हैं। तो कहता है पहले मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना यहाँ से अपना जो है शक्ल सूरत बदल के चला जाऊँ थोड़ा देर के लिए लोलिता के पीछे उसके समर कैंप में उसको देखने के लिए। फिर कहता है मुझे ये प्लान फ्लॉप लगा और मैंने प्लान डिसमिस कर दिया। तो एनी हाउ जब लोलिता की मदर चार्लोट लोलिता को समर कैंप के लिए लेके जा रही थी, तो जाने से पहले लोलिता मेरे पास आई, मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, और टाइम स्पेंड करने के बाद मेरे साथ वो चले गई। जैसे कि यहाँ पे कोटेशन है कि हम्बर्ट क्लेम्स लोलिता रन्स अप द स्टेयर्स टू किस हिम। ठीक है, तो ये कब हुआ, समर कैंप जाने के से पहले। और उस समर कैंप को जो हम्बर्ट था वो कैंप क्यू का नाम देता था। एनी हाउ जब मदर और डॉटर चले गए किसके लिए, समर कैंप के लिए, तो यहाँ पे उनकी मेड आती है लूसी हम्बर्ट के लिए एक नोट लेके आती है। ये नोट जो बेसिकली एक लव लेटर होता है चार्लोट की तरफ से, जिसमें चार्लोट ने कहा होता है कि जैसे ही मैं वापस आती हूँ तुम मुझसे शादी कर लो, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो तुम ये घर छोड़ के चले जाओ। अब पहले तो हम्बर्ट बड़ा परेशान होता है, फिर वो सोचता है कि वो अगर शादी कर लेता है तो इट मीन्स वो लोलिता को भी हमेशा देख पाएगा, और अगर वो शादी नहीं करता तो उसको इस घर से जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो जो है ना लोलिता के करीब रहने के लिए इससे शादी करने का फ़ैसला ले लेता है।
एनी हाउ जब चार्लोट वापस आती है घर पे, तो घर पे आने के बाद हम्बर्ट की और चार्लोट की शादी हो जाती है और चार्लोट जो मिसेस हम्बर्ट बन जाती है। अब इसके बाद एक दिन चार्लोट और हम्बर्ट और ग्लास लेक पे जाते हैं, वहाँ पे स्विमिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पे चार्लोट जो है वो हम्बर्ट को कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि लोलिता को मैं बोर्डिंग स्कूल भेजूँ जैसे ही वो कैंप से वापस आती है। ये सुन के हम्बर्ट को बड़ा गुस्सा आता है। हम्बर्ट चाहता था कि वहाँ पे वो चार्लोट को पानी के अंदर ही डुबो के मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो जो है लोलिता को देखना चाहता है, इसीलिए वो इस एक्ट को रोक देता है। और अगर कहता है हम्बर्ट मैं इसको वहाँ पे लेक में डुबो के मार भी देता तो वहाँ पे दूसरे लोग भी देख रहे हैं जिस वजह से मैं पकड़ा जाता। तो एनी हाउ हम्बर्ट कहता है उस ड्यूरेशन पे उसने फिर चार्लोट को पानी में डुबो के नहीं मारा। वो चार्लोट के साथ उसने जो लोलिता थी उसकी एब्सेंस में टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। जून जुलाई का मंथ था, इकट्ठे गुजरते गए हैं और कहता है हर टाइम मेरे दिमाग में यही खौफ था कि कहीं लोलिता को कैंप से आने के बाद बोर्डिंग स्कूल ना भेज दे। और कहता है इसी चीज़ से मतलब ये इस खौफ की वजह से मैं अगेन एंड अगेन इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली हर तरह से समझा चुका था चार्लोट को कि वो लोलिता को कैंप में यानी कि बोर्डिंग स्कूल में ना भेजे। कहता है लेकिन चार्लोट मानती ही नहीं थी। कहते हैं इसके अलावा चार्लोट जो है उसका ध्यान मेरे ड्रॉर की तरफ बढ़ा जाता था। वो ड्रॉर जहाँ पे मैंने अपनी डायरी रखी हुई थी, वो डायरी जिसके अंदर अपनी सारी की सारी फीलिंग्स लिखता है। एनी हाउ चार्लोट पूछती है हम्बर्ट से कि इस ड्रॉर के अंदर क्या है। तो आगे से हम्बर्ट कहता है इसके अंदर मैंने कुछ लव लेटर्स वगैरह रखे हुए हैं। एनी हाउ इसके बाद हम्बर्ट प्लान करता है स्लीपिंग पिल्स के बारे में। वो सोचता है कि स्लीपिंग पिल्स जो है ना लोलिता को देगा और उसके साथ जो चाहे वो कर लेगा। तो वो क्या करता है, अब स्लीपिंग पिल्स मिलना इतना आसान नहीं था, लेकिन जो ये फैमिली थी, इन फैमिली का जो फैमिली डॉक्टर था, जो हमारा करेक्टर हम्बर्ट है, वो उस डॉक्टर को अपनी बातों में ले आता है और उसे वो स्लीपिंग पिल्स लेके आता है। अब वो स्लीपिंग पिल्स को ललिता के ऊपर इस्तेमाल करने से पहले उसकी मदर पे ट्राई करके देखता है कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। एनी हाउ वो चार्लोट को वो स्लीपिंग पिल्स देता है, लेकिन चार्लोट जो है वो सो नहीं पाती, बहुत जल्दी उठ जाती है। तो उससे इसको रियलाइज़ होता है कि जो स्लीपिंग पिल्स हैं इतनी इफेक्टिव नहीं है। वो दोबारा डॉक्टर के पास जाता है, वो उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव स्लीपिंग पिल्स लेके आता है। एनी हाउ जिस ड्यूरेशन में वो स्लीपिंग पिल्स लेके घर आता है, तो जो चार्लोट थी उसने इसका ड्रॉर जो था वो खोल लिया हुआ था और वहाँ से उसने इसकी डायरी को भी डिस्कवर कर लिया हुआ था। अब जब ये घर एंटर हुआ और जब चार्लोट ने हम्बर्ट को देखा, तो देखते साथ ही उसने हम्बर्ट को अ मॉन्स्टर कहना शुरू कर दिया। फिर हम्बर्ट कहता है कि मैंने सिचुएशन को काम डाउन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और एनी हाउ उसने लेटर्स लिखना शुरू कर दिए किसी को। वो लेटर्स लिख रही थी, कहता है मैं किचन में गया हूँ, मैंने एक ड्रिंक बनाई है, मैं वो पीने लगा हूँ और सोच रहा था कि कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करूँ। तो कहता है उसी ड्यूरेशन फ़ोन की ना रिंगिंग होती है और रिंगिंग होने के बाद पता लगता है कि जो चार्लोट थी उसकी डेथ हो जाती है। अब ऐसे के लिए हुआ क्या था, चार्लोट अपने हाथों में लेटर्स लेके गली की तरफ भागती है। जब वो स्ट्रीट की तरफ भाग रही होती है तो वहाँ पे एक कार आके उसको हिट करती है और उस कार के हिट होने की बेस पे जो चार्लोट होती है उसकी डेथ हो जाती है। और ये इसको कब पता लगता है, जब ये बैठा सोच रहा था कि सिचुएशन को कैसे ठीक करना, उस ड्यूरेशन में इसको टेलीफोन कॉल आती है। जब ये कॉल उठाता है तो वहाँ पे इसको सारा कुछ पता लगता है कि ऐसे ऐसे हुआ कि चार्लोट भागी थी और जब वो भाग रही थी तो उसको कार एक्सीडेंट हुआ और कार एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो गई। अब जब ये वहाँ पे जाता है उसकी डेड बॉडी के पास, तो वहाँ पे लेटर्स भी पड़े होते हैं। वो देखता है लोगों ने लेटर्स नहीं नोट किए, ये लेटर्स को उठा के अपने पास रख लेता है। कहता है वो जो लेटर्स थे उसने स्कूल में लिखे थे, जो लोलिता का कैंप था उसकी तरफ लिखे थे, उसकी मिस्ट्रेस को लिखे थे। लेकिन एनी हाउ जो चार्लोट थी उसकी डेथ के बाद लोगों ने मुझे समझाना शुरू कर दिया कि तुम परेशान ना हो, लोगों ने तो मरना होता है और वो तुम्हारी अब बेटी है लोलिता, उसका तुमने ख्याल रखना है, सो ऑन। तो जब लोगों ने इसको कहा कि तुम्हें अपनी बेटी लोलिता का ख्याल रखना, कहता वो चीज़ सुनने के बाद मेरे माइंड में एक पता नहीं बजर बजना, वो चीज़ क्लिक क्या किया। कहता कि हाँ मैं जो ना अब प्रूव करूँगा कि मैं लोलिता का गार्डियन हूँ, मैं लोलिता का गार्डियन बन के मैं उसकी सारी जो कस्टडी अपने अंडर ले लूँगा। लोलिता इस तरह मेरे बिल्कुल पास रहेगी, लोलिता का स्टेप फादर हो गया ना। और फिर जितने भी करीब के लोग होते हैं, मतलब जो फैमिली फ्रेंड्स होती हैं जैसे कि जीन फॉर्लो और जॉन, ये उनको कन्विंस करता है और क्लोज फैमिली फ्रेंड्स को कन्विंस करता है इसी चीज़ के बारे में कि लोलिता का रियल फादर है, ठीक है। और इसका काफ़ी टाइम पहले चार्लोट के साथ अफेयर था, जिस बेस पे लोलिता जो है वो इसकी रियल डॉटर है। एनी हाउ ये लोगों को कन्विंस कर लेता है और उसके बाद जो है सारी कस्टडी लोलिता की अपने अंडर ले लेता है। फिर हम्बर्ट जो है लोलिता को पिक करने के लिए कैंप क्यू में जाता है और वहाँ पे वो कहता है लोलिता को कि तुम्हारी मदर जो है बीमार है
और तुम्हें जो है ना मैंने उनके पास लेके जाना है। एनी हाउ ललिता को अपने साथ लेके जाता है और साथ लेके उसको द इंचेंटेड हंटर्स में लेके जाता है, जो कि एक मोटल था ब्रिसलैंड में। एनी हाउ उस मोटल में ले जाने के बाद, जिसका नाम द इंचेंटेड हंटर्स है, वहाँ पे ले जाने के बाद ये ललिता को स्लीपिंग पिल्स देता है, उसको मोलेस्ट करने की कोशिश करता है। एनी हाउ होटल में आने से पहले जब ललिता और ये ड्राइविंग कर रहे थे तो उस ड्यूरेशन में ललिता ने हम्बर्ट को कहा कि आप तो मेरे लवर बन गए हो, उससे फ्लर्ट करती रही है। और उसके अलावा उसने हम्बर्ट को बताया था कि उसने कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ भी की थी इस कैंप के अंदर विद सम बॉयज़। तो बेसिकली शी वॉज करप्टेड एट समर कैंप पे वो करप्टेड हो चुकी थी। और ये अपने इविल एक्ट को कैसे जस्टिफाई कर रहा है, ये कहता है कि मैं ललिता के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ललिता जो है वो इनोसेंट नहीं है, वो ऑलरेडी करप्टेड है। उसने कैंप के अंदर ये एक्टिविटीज़ की हैं और इसके अलावा मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ललिता को स्लीपिंग पिल्स दे के कर रहा हूँ, नींद में कर रहा हूँ। तो एनी हाउ इसने ललिता को स्लीपिंग पिल्स दी हुई थी, लेकिन ललिता उठ जाती है और जिस पे इसको रियलाइज़ होता है कि जो डॉक्टर ने इसको स्लीपिंग पिल्स दी थी वो फेक थी। एनी हाउ हम्बर्ट यहाँ पे कहता है कि जो भी उस टाइम पे हुआ वो ललिता की विल से हुआ। और फिर क्रिटिक कहते हैं यहाँ पे हम्बर्ट खुद को डिफेंड करने के लिए ऐसे की वर्डिंग यूज़ कर रहा है ललिता के लिए। एनी हाउ नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये दोनों हाईवे की तरफ जाने के लिए रेडी थे, कार के अंदर थे, तो उस ड्यूरेशन में ललिता ने ना अपने मतलब हम्बर्ट को थ्रेट करना शुरू कर दिया कि मैं अपनी मम्मा को सब कुछ बता दूंगी, तुमने मेरे साथ ये किया, मैं पुलिस को भी सब कुछ बता दूंगी, तुम एक रेपिस्ट हो। फिर हम्बर्ट जो उसको कहता है कि तुम्हारी माँ तो मर चुकी हुई है, तुम एक ऑफर्ड हो चुकी हुई हो और नाउ तुम अब तुम कभी भी नहीं कहीं पे भी जा सकती, अब तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। तो कहता है मदर की जब डेथ की न्यूज़ सुनी ललिता ने तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई। उसको मैंने रिलैक्स करने के लिए कुछ कपड़े खरीद के दिए, कुछ टॉयज़ खरीद के दिए। और एनी हाउ जब नेक्स्ट टाइम हम लोग एक होटल में स्टे किया था तो उस टाइम पे मैंने ललिता को सेपरेट रूम लेके दिया था, लेकिन ललिता अगेन मेरे रूम में आ गई थी। और क्यों आई? बिकॉज शी इज़ हेल्पलेस नाउ, अब वो कहीं और जा ही नहीं सकती थी। तो यहाँ पे जो नॉवल का फर्स्ट पार्ट था वो खत्म हुआ, फिर सेकंड पार्ट शुरू होता है। बेसिकली नॉवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है। हम्बर्ट और ललिता 2 साल इकट्ठे स्पेंड करते हैं रोड्स के ऊपर, कहाँ पे? स्टेइंग इन मोटल्स, विजिटिंग टूरिस्ट अट्रैक्शंस थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स। और जितनी भी जर्नी करते हैं उस जर्नी के अंदर ललिता को जो भी चाहिए होता है हम्बर्ट उसको वो खरीद के देता है। 1947 से 1948 तक ये ऐसे ही घूमते रहे हैं यूनाइटेड स्टेट में, साउथ वाली साइड पे, मोटल्स में, टूरिस्ट अट्रैक्शंस की तरफ, ठीक है, रोड्स, मतलब हर जगह ये घूमते फिरते रहे हैं। लेकिन जब ये कैलिफोर्निया में आए तो वहाँ पे ललिता ने टेनिस क्लासेस लेना शुरू कर दिए थे और समर 1948 का ड्यूरेशन था। उस ड्यूरेशन में हम्बर्ट जो है वो फाइनेंशियल और लीगल वरीज के अंदर इन्वॉल्व हो गया था। वो सोचा था कब तक ऐसे रोड के ऊपर घूमते फिरते रहेंगे, कब तक ऐसे होटल्स में हम लोग जाते फिरते रहेंगे। तो कहते विद द हेल्प ऑफ वन फ्रेंड, एक दोस्त था गैस्टन गॉर्डन, कहते इसकी मदद से ना मैंने बिर्ड्सले के अंदर एक लेक्चरर की जॉब ली, ठीक है, एक लेक्चरर की जॉब मिल गई इसको। वहाँ पे इसने डिसाइड किया कि अब मज़ीद नहीं भागना, एक सेटल्ड वे में लाइफ गुजारनी है। इसने ललिता का एडमिशन करवा दिया एक लोकल गर्ल्स स्कूल के अंदर। कहते हैं मैंने ललिता का उस लोकल गर्ल्स स्कूल में एडमिशन तो करवा दिया, लेकिन करवाने के बाद मैं काफ़ी डर सा गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे कि डेटिंग करना, घर को चलाना, सोशल एक्टिविटीज़ करना, ये सब कुछ। और आगे हम्बर्ट कहते हैं सब फर्स्ट टाइम हुआ था कि ललिता की मदर की डेथ के बाद मैं फर्स्ट टाइम कहीं पे एक प्रॉपर प्लेस पे सेटल्ड हुआ था और उसको भी प्रॉपर स्कूलिंग्स मैंने स्टार्ट करवाई थी। कहते हैं ललिता का एडमिशन करवा तो दिया, लेकिन उसके बाद जिस सोसाइटी में हम रह रहे थे उस सोसाइटी में रहने के बाद ऐसा था कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग थे वो बड़ा ज़्यादा क्यूरियस हो रहे थे हम लोगों को जानने के अबाउट। वो मुझे ललिता का फादर तो समझते थे और वो ललिता से और मुझसे मल्टीपल काइंड ऑफ क्वेश्चंस करते थे, वो हमारे बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते थे। फिर इसके बाद कहता है जॉब के बारे में कि मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था वहाँ पे अकेला मैं ही फ्रेंच प्रोफेसर था, मैं ही फ्रेंच लेक्चरर था और तो मेरी जॉब जो थी वो सिक्योर हो चुकी हुई थी। कहता जो मेरा फ्रेंड था गैस्टन गॉर्डन, वो इस किस्म का था कि वो ये चीज़ कभी जज ही नहीं कर सकता था कि मैं ललिता के साथ यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, तो इसलिए मैं उसको घर पे इन्वाइट कर लेता था और 2-3 दफ़ा उसके साथ चेस खेल लिया करता था, क्योंकि गैस्टन को फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि मेरा और ललिता का क्या रिश्ता है। तो कहता है वहाँ पे रहते हुए ना कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि ललिता जो है मेरा ज़्यादा ही एडवांटेज ले रही है। वो जानती थी कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है, फिर भी वो मुझसे बहुत ज़्यादा चीज़ों की डिमांड्स करने लग पड़ती थी। वो टाइम स्पेंड करने के बदले में एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मांगती थी,
तो कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गया था लोलिता को लेकर, और इस बारे में मैंने क्या किया, मैंने टीनेजर्स के बारे में जानने के लिए न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना शुरू किया। और ऑन द अदर हैंड जो लोलिता थी, लोलिता अपने स्कूल के अंदर काफ़ी खुश थी। मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स बना लिए थे वहाँ पे, उसने न्यू एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लिया था। इसके अलावा वो कहीं न कहीं कभी न कभी बड़ी सैड हुआ करती थी, और जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी वो, उनका नाम है प्रैट, ठीक है। वो बड़ा ऑब्जर्व करती थी लोलिता को, और ना वो बड़ा परेशान होती थी इनके घर के इन्वायरमेंट को लेके। लाइक वो समझ गई थी कि इनके साथ ना, मतलब लोलिता के साथ उसके घर में कुछ गलत हो रहा है, उसका होम का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। एनी हाउ वो मिस्टर हम्बर्ट हम्बर्ट को बुलाती है और कहती कि लोलिता को जो ना आप डेट्स पे जाने दें, उसको सोशलाइज होने दें, उसको स्कूल के प्ले के अंदर पार्टिसिपेट करने दें। स्कूल में एक प्ले हो रहा था, उसका नाम था द एन्चेंटेड हंटर्स बाय क्लेयर क्विल्टी, ठीक है। क्लेयर क्विल्टी ने वो प्ले जो था अरेंज करवाया था। एनी हाउ अब क्या हुआ, प्ले की रिहर्सल शुरू हो गई। जैसे ही प्ले की रिहर्सल शुरू हुई थी तो उस ड्यूरेशन में हम्बर्ट का रिलेशनशिप लोलिता के साथ काफ़ी ख़राब हो गया था, आहिस्ता आहिस्ता डिटोरिएट होने लग पड़ा था। एंड देन जो हम्बर्ट था वो लोलिता पे यकीन नहीं करता था, और इस ड्यूरेशन में लोलिता की दो दोस्तें थी, एक का नाम था मोना। उनमें से मोना जो थी वो अक्सर इनके घर आया करती थी, और हम्बर्ट को लगता था कि जो मोना है ना, उसको लोलिता ने सब कुछ बताया हुआ है। एनी हाउ एक दिन लोलिता ने अपने पियानो लेसन्स नहीं लिए थे। जब हम्बर्ट को पता लगा तो दोनों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, और गुस्से में लड़ने झगड़ने के बाद जो लोलिता थी वो घर से बाहर निकल गई। जब वो घर से बाहर निकली, इसके पीछे गया हम्बर्ट। हम्बर्ट ने देखा वो टेलीफोन बूथ में थी, किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, और फ़ोन पे बात करने के बाद लोलिता का बिहेवियर टोटली चेंज हो गया था। वो कहती है हम्बर्ट को, इफ़ दे कैन गो ऑन द रोड अगेन, क्या वो दोबारा रोड पे जा सकते हैं। और साथ ही कहती लेकिन इस टाइम रास्ता कौन सा लेना है वो मैं खुद चूज़ करूँगी। फिर हम्बर्ट कहता है लोलिता की इस रिक्वेस्ट के बाद मैंने उनके स्कूल में कह दिया कि मैं और लोलिता एक लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लोलिता को मैं अपने साथ कार में लेके जा रहा था, और मैं बड़ा खुश था। लेकिन तभी मैंने देखा कि एक कार जो है वो हम लोग को कंटिन्यूसली ट्रैक कर रही है, फॉलो कर रही है। और ये कौन सा टाइम पीरियड था, बेसिकली 1949 का टाइम पीरियड था, जब हम्बर्ट और लोलिता ये दोनों क्रॉस कंट्री ट्रिप के लिए निकले थे। एनी हाउ मैंने बताया जो कार थी इनको ट्रैक कर रही थी, फॉलो कर रही थी, तो हम्बर्ट जो था वो बड़ा कंसर्न्ड फील कर रहा था कि कोई अंकल जो कि एक रेड कार के अंदर इनको ट्रैक कर रहे हैं। और जब कभी भी ये कहीं पे स्टे करते थे और वहाँ पे हम्बर्ट नहीं होता था, तो लोलिता जो थी वो उस मैन के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही होती थी। हम्बर्ट को लगने लगा कि लोलिता जो है वो इससे दूर भागने की कोशिश कर रही है किसी की हेल्प के साथ। फिर हम्बर्ट फील करता है कि शायद नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ज़्यादा पैरानॉइड फील कर रहा हूँ। मतलब पैरानॉइड जो है वो पैरानोया किस्म की डिजीज़ होती है, जिसके अंदर एक बंदा सोचता है कि हर टाइम उसको कोई ना कोई डराने की कोशिश कर रहा है, हर टाइम उसको कोई ना कोई देख रहा है, हर टाइम उसको कोई ना कोई इसके खिलाफ है। तो कहता है मैं जो ना एक्चुअली पैरानॉइड हो चुका हूँ, ठीक है। लोलिता ऐसा कुछ नहीं कर रही, कोई भी कार हमारे पीछे नहीं लग रही, ये अपने आप को खुद को समझाता है। एनी हाउ जब भी पहुँचते हैं टाउन जिसका नाम है एल्फिंस्टन, वहाँ पे पहुँचते वहाँ पर लोलिता जो है बीमार हो जाती है। जब फिर लोलिता बीमार हुई तो उसके बाद हम्बर्ट उसको एक लोकल हॉस्पिटल में ले गया था, जहाँ पे ये काफ़ी डेज तक रही थी। और इसके अलावा हम्बर्ट अकेला रहा था। कहता है 2 सालों में पहली दफ़ा था कि ये हम्बर्ट अकेला रहा। बोला था जिस टाइम लोलिता हॉस्पिटल में थी मैं घर था, मैं बार बार जाके लोलिता को देख रहा था। राउंड अबाउट मैंने 8 विजिट्स किए थे लोलिता के। और हम्बर्ट कहता है जब मैं बार बार जाके थक गया था और उस ड्यूरेशन में मुझे फिर कॉल आई कि लोलिता जो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, आप उसको आके पिक कर सकते हैं। हम्बर्ट कहता है उस टाइम पे हम्बर्ट खुद भी बहुत बीमार था, वो नहीं जा पाया था। एनी हाउ जिस टाइम वो वहाँ पे उसको पिक करने के लिए गया तो उस टाइम पे क्या होता है, उनको स्टाफ बताता है कि लोलिता के अंकल आए थे, वो आके ऑलरेडी लोलिता को पिक करके चले गए हैं। और कहता है जब पता लगा कि लोलिता को उसके अंकल आके ले गए हैं, उस टाइम पे मुझे पूरे स्टाफ पे इतना गुस्सा आया और मैंने कहा तुम सब के सब मिले हुए हो। कहता है जब मैं उन सबको डांट रहा था, जब उनसे लड़ रहा था, तो उस टाइम पे मैं खुद हॉरिफाइड हो गया था ये चीज़ सोच के कि अगर पुलिस आ गई तो आके मुझे ही पकड़ के लेके जाएगी। अभी बड़ा परेशान हो गया था, खुद को कंट्रोल किया और सोचा कि अब जो है जिसने लोलिता को किडनैप किया है ये उसको ढूंढ भी लेगा और उसको मार भी देगा। और यही चीज़ अकेले बैठे हुए सोच रहा है कि लोलिता का किडनैपर कौन हो सकता है। तो इस टाइम सोचता है कि शायद वही पर्सन जो कि हम लोगों को ट्रेस कर रहा था वही उसका लवर हो और उसने ही लोलिता को यहाँ से भागने में हेल्प आउट किया हो।
एनी हाउ जो हम्बर्ट है वो अपना बाकी सारा का टाइम पीरियड जो समर का टाइम पीरियड होता है वो ललिता और उसके लवर को ढूंढने में गुजार देता है। और उसके बाद जब ये ढूंढते ढूंढते थक जाता है तो क्या करता है, ये एक रीटा नेम की लड़की होती है उसके साथ 2 इयर्स तक रिलेशनशिप में आ जाता है। वो रीटा एक अल्कोहलिक लड़की होती है, एक बम होती है। एनी हाउ अब सितंबर 1952 का ड्यूरेशन है तो हम्बर्ट लेटर रिसीव करता है लोलिता से। उसमें वो बताती है कि शी इज़ मैरिड टू एन इंजीनियर जिसका नाम है डिक नेम के पर्सन से उसकी शादी होती है। और बताती है कि उसको पैसे चाहिए कि ये दोनों जो है अलास्का की तरफ चले जाएं डिक की न्यू जॉब के लिए। एनी हाउ ये अपना एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बताती हम्बर्ट को, लेकिन हम्बर्ट किसी ना किसी तरह से कोशिश करके उसका एड्रेस ढूंढ लेता है, उसको ट्रैक कर लेता है। ये जब उसके पास जा रहा होता है लोलिता के पास तो अपने साथ ये एक गन रखता है ताकि उसके हस्बैंड को मार दे, जिसको ये एज्यूम करता है कि यही वो लड़का है जो कि लोलिता को इससे छीन कर लेके भाग गया था। एनी हाउ हम्बर्ट उसके दरवाजे पे पहुंचता है लोलिता के। लोलिता दरवाज़ा खोलती है, उसको बड़े ही ग्रीटिंगली अच्छे से अंदाज में वेलकम करती है, उससे मिलती है। अब वो काफ़ी ओल्डर हो चुकी है, प्रेग्नेंट भी है और अब नो लॉन्गर अ निम्फिट, अब वो निम्फिट नहीं रहती है, बट ही स्टिल लव्स हर, अभी भी उसको ये पसंद करता है, अभी भी उसको ये प्यार करता है। और जब हम्बर्ट कहते जब मैं गया लोलिता के पास मैंने तो उसके हस्बैंड को मारना था। कहते जब मैं हस्बैंड को मारने के लिए अंदर गया तो पता चला कि वो आदमी नहीं था ये जो 3 साल पहले लोलिता को यहाँ से उठाकर भाग गया था, ये कोई और आदमी था। तो पहले जब वो पहुंचा उसके घर पे, मतलब हम्बर्ट पहुंचा लोलिता के पास, फिर वो लोलिता से पूछता है कि बताओ तुम वो कौन था जो तुम्हें लेके भाग गया था वहाँ से, किसने तुम्हें किडनैप किया था। लोलिता पहले तो एग्री मतलब नहीं मानती, एट द एंड वो कह देती है कि क्लियर क्विल्टी वो पर्सन था जो मुझे लेके भागा था, जिसने मुझे किडनैप किया था। इट वॉज क्लियर क्विल्टी। ये क्लियर क्विल्टी वही पर्सन है जो कि लोलिता के स्कूल के अंदर एक ड्रामाटिस्ट था और एक ड्रामा परफॉर्म करवा रहा था, जिस ड्रामा के अंदर इन्होंने रिहर्सल शुरू की थी, द इंचेंटेड हंटर्स बाय क्लेयर क्विल्टी। ठीक है, ये वही पर्सन था जो कि लोलिता को लेकर भागा था। लोलिता को इससे प्यार हो गया था और वो इसके साथ भाग गई थी, लेकिन बाद में वो लोलिता को पोर्नोग्राफी फिल्म्स के अंदर काम करवाना चाहता था, चाइल्ड पोर्नोग्राफी फिल्म्स के अंदर। तो दैट इज़ वाई लोलिता ने उसको छोड़ दिया था और उससे सेपरेट हो गई थी। जब लोलिता ने क्लियर क्विल्टी को रिफ्यूज़ कर दिया था तो क्लियर क्विल्टी ने उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया था। देन 2 इयर्स तक ये डिफरेंट रेस्टोरेंट में काम करती रही थी। देन शी मेट विद डिक, इसकी मुलाकात डिक से हुई थी और उसके बाद इसने डिक से शादी कर ली थी। एंड फर्दर ये हम्बर्ट को ये भी बताती कि क्लियर क्विल्टी वो पर्सन था जिसको इसने बहुत ज़्यादा प्यार किया, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एनी हाउ ये सारी बात सुनने के बाद जो हम्बर्ट था उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा था जब इस लोलिता को लेकर। वो अब गुस्सा तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक पेनफुल मोमेंट था हम्बर्ट के लिए। वो क्या कि जब लोलिता ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ क्लियर क्विल्टी वो आदमी था जिसको उसने अपनी पूरी लाइफ पसंद किया, बचपन से उसको आइडलाइज करती थी, उसको प्यार करती थी, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है हम्बर्ट को। और ये प्यार क्लियर क्विल्टी से करती थी, जबकि हम्बर्ट को एक मॉलेस्टर समझती थी और इवन के उसको कहती तुम्हें जो चाहिए तुम उसे ले लो लेकिन मुझे उसके बदले में पैसे दे दो, और स्टिल ये उसको मॉलेस्टर ही समझती है। तो ये चीज़ जो हम्बर्ट को काफ़ी पेन देती है। एनी हाउ हम्बर्ट की आंखों में उस टाइम पे आंसू आ जाते हैं और वो ललिता को पैसे देता है और उसे कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, और ये भी कहता है कि वो उसके साथ भाग भी जाए। ठीक है, अब इस टाइम पे लोलिता काफ़ी टच्ड फील करती है और सरप्राइज भी होती है कि उसका जो मॉलेस्टर है, जो फादर बना हुआ है उसका, वो उसे वाकई प्यार करता है। एनी हाउ ये रिफ्यूज़ कर देती है उसके साथ जाने से और हम्बर्ट हार्ट ब्रोकन फील करता है और रोते हुए अपनी गाड़ी को ड्राइव करके वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद हम्बर्ट जाता है रैम्सडेल की तरफ। वहाँ पे इसकी मुलाकात होती है जैक विंडमुलर से। इसको 2 लेटर आए थे ना, एक लेटर था लोलिता का तो दूसरा था जैक विंडमुलर, जो कि लोलिता की जो असली गार्डियंस है ना उनमें आता है। सॉरी यहाँ पे करेक्शन कर ले, एक था लोलिता की तरफ से, दूसरा था जॉन की तरफ से। जॉन जो है वो लोलिता की असली गार्डियंस में आता है, जो कि लोलिता की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए आया है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अब ये कहाँ पे गया है, ये जैक विंडमुलर के पास गया जो कि एक लॉयर है। करंटली जितनी भी प्रॉपर्टी है लोलिता की वो बेसिकली हर्बर्ट के नाम पे है। हर्बर्ट जैक विंडमुलर जो कि एक लॉयर है उसके पास गया है सारी की सारी प्रॉपर्टी लोलिता के नाम लगवाने के लिए।
एनी हाउ रैम्सडेल में जाके इसने सारी प्रॉपर्टी लोलिता के नाम लगवा दी। अब वो प्रॉपर्टी लोलिता के नाम लगवाने के बाद ये रैम्सडेल छोड़ के क्लेयर क्विल्टी की तलाश में निकल जाता है और ये उसके मैनोर पेवर मॉनर में पहुंचता है। और जब ये पेवर माइनर के पास पहुंचता है तो देखता है घर के बाहर जो है ना काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क हैं और उसने देखा कि ये वाला टाइम जो है सूटेबल नहीं है क्लियर को मारने के लिए। एनी हाउ वापस जाता है अपने घर और नेक्स्ट मॉर्निंग वापस आता है उसको मारने के लिए अपनी जो गन है उसको बुलेट से भर के। पहले तो इसने डोर नॉक किया, फिर देखा कि डोर तो ओपन था, तो ये उसके घर के अंदर एंटर हो गया और क्लियर को ढूंढ रहा, उसको क्लियर कहीं नहीं मिलता। एनी हाउ उसके बाथरूम के अंदर उसको क्लियर मिल जाता है। एनी हाउ जब इसको क्लियर मिलता है तो इसको मारने की धमकी देता है। आगे से क्लियर जो है वो मॉकिंग वे में रिस्पॉन्स देता है, मजाक उड़ाता है, कोई सीरियस रिस्पॉन्स नहीं देता, हंसता है इसके डराने धमकाने पे। ये उसके ऊपर गोली चलाता है, फिर चलाता है उसको शूट करके ऑन द स्पॉट मार देता है। जब ये उसको मार देता है, उसको मारने के बाद ये जब नीचे आता है तो उसके ड्रंकन फ्रेंड्स को बताता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त यानी कि क्लियर क्विल्टी को मार दिया है। वो इसकी बात का ना तो यकीन करते ना ही परवाह करते हैं। एनी हाउ उनको ये बताकर ये निकल जाता है। जब ये निकल जाता है पेवर मैनर से और फिर अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड पे ड्राइव करता है, ठीक है, हाईवे पे चला रहा है लेकिन रॉन्ग साइड पे चला रहा है और वहाँ पे इसको पुलिस रोक देती है। जब ये वहाँ पे रुक जाता है, अपनी गाड़ी को घुमा के रोकता है। जब ये गाड़ी को घुमा के रोक के ब्रेक लगाता है तो वहाँ पे टॉप ऑफ द हिल उधर वेट कर रहा होता है कि पुलिस आए और आके उसको अरेस्ट कर ले। और यहीं पे ही इस नॉवल की एंडिंग हो जाती है। तो आई होप कि आपको इसकी सारी स्टोरी क्लियर हो चुकी होगी, कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दुआ में खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।